तो जो पहला क्वेश्चन है बेटा हमारा वो है व्हाट सम, अच्छा क्वेश्चंस इंग्लिश में रहेंगे क्योंकि जो पुराने पेपर्स है वो इंग्लिश में अवेलेबल हो पाए हैं, लेकिन हिंदी में हम उसको ट्रांसलेट आपके लिए कर देंगे। What sum will amount to rupees 6600 in 4 years at 8% per annum simple interest? ठीक है, तो अब ये हम सबको पता है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, यानी साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो साधारण ब्याज क्या होता है भाई? साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। अगर इंग्लिश में बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो अब जो जो वैल्यूज हमें दी हुई हैं वो हम लिख लेंगे। व्हाट सम विल अमाउंट टू रुपीज 6600 लिखा हुआ है ना, यानी ये क्या दे रखा है आपको? ये अमाउंट दे रखा है, यानी आपको मिश्रधन दे रखा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं अमाउंट आपको दे रखा है, 6600 इन 4 ईयर्स। टाइम कितना दे रखा है आपको? 4 साल। ठीक है, रेट कितना है? 8%। ठीक है, यानी रेट है आपका 8%, यानी जो ब्याज है वो 8% है आपका पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमको क्या क्या वैल्यू दे रखी है? अमाउंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट दे रखा है, यानी हमको मिश्रधन दे रखा है, हमको समय दे रखा है, हमको रेट का मतलब क्या होता है? दर दे रखी है। ठीक है, दर दे रखी है, मिश्रधन समय और दर दे रखी है। तो अब हमें क्या निकालना है? हमको निकालना है कि व्हाट सम, यानी आपको प्रिंसिपल यानी मूलधन निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है हमको? मूलधन निकालना है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। तो मूलधन को हम एक्स मान लेते हैं। अगर मूलधन एक्स है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना, यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन कितना है? 6600 और मूलधन कितना है? x। तो अगर मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर देंगे तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है ना। तो अब हम जो भी हमारे पास वैल्यूज है हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो ऐसा ही कितना है हमारे पास? 6600 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? x, रेट कितना है? 8, t कितना है? 4 अपॉन 100। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे? अब हम जो है इसको कट भी कर सकते हैं, लेकिन देखो कट अगर करोगे, कट तभी करेंगे हम लोग जब ये पूरा वैनिश हो जाएगा। अगर पूरा वैनिश नहीं होगा तो हमें कट नहीं करना है, सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मान लो कि अगर हमने इसको 4 से कट किया तो यहाँ पे 25 आ गया है ना। देखो मैं समझा दे रहा हूँ आपको, अगर मैं 4 से कट करूंगा तो 4 1 जा 4, 4 25 जा, अब आपको 25 से गुणा करना पड़ेगा। तो आपको ही पता है कि 25 से किसी नंबर को गुणा करना मुश्किल है, अगर हम 100 से करें तो वो हमारे लिए आसान पड़ता है। तो हम यहाँ पे गुणा नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से ऊपर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 6600 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 660000 माइनस 100x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 चक्को 32x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 100x को उधर लेके जाएंगे और 6,60,000 यही रहेगा। तो ये हो जाएगा 6,60,000 इज इक्वल टू 32x प्लस 100x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 132x, यानी 132x इज इक्वल टू हो जाएगा 660000। तो जो x की वैल्यू होगी जो हमको एक्चुअली निकालनी है, हमको जो सम निकालना है वो कितना हो जाएगा? 660000 अपॉन 132। इससे डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करना भी आसान है, अगर आप देखोगे तो 3 से ये पूरा पूरा कट जा रहा है, तो 3 से मैं आपको काट के दिखाता हूँ। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। ठीक है, आप इसको 11 से भी कट कर सकते थे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 0 0 0 0। अब आप इसको सीधे सीधे 11 से कट कर दो या 22 से कट कर दो। 22 2 जा 44, 21 1 जा 22, 0 0 0 0। अब 2 से इसको कट कर दो, 2 पंजे 10, 0 0 0। तो जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया? हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 5000। ऑप्शन नंबर बी पहले से टिक लगा हुआ है। ठीक है, तो जो पहले से टिक लगा हुआ है उसका कारण ये है कि जो ये क्वेश्चन पेपर है ये जिस भी बच्चे के हैं उसने टिक लगाया हुआ था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी रेक्टेंगुलर स्लैब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ हॉल 12 मीटर इंटू 10 मीटर। क्योंकि हमारा जो मीडियम है वो हिंदी मीडियम है, तो हम हिंदी मीडियम से पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी कोई फ्लोर है, फ्लोर का मतलब कोई फर्श है, फर्श समझते हो ना आप, कोई फर्श है, कोई हॉल का किसी कमरे का कोई फर्श है, उसमें हमको टाइल बिछानी है ना, टाइल बिछानी है। तो आपको क्या जैसे समझने के तौर पे चलो कि ये आपका वो फ्लोर हो गया, वो फर्श हो गया जिसमें आपको टाइल बिछानी है, और ये हो गई आपकी एक सिंगल टाइल। ठीक है, एक सिंगल टाइल हो गई। तो आपको
इस हॉल का कुछ मेजरमेंट दिया होगा, जैसे x इंटू वाई कुछ ना कुछ दिया होगा। सिमिलरली जैसे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये 12 मीटर इसकी लेंथ है और 10 मीटर इसकी विड्थ है, और जो टाइल है हमारी वो उसकी 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर की है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, या क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक दीवार बनानी है, एक वॉल बनानी है ईंटों से, और उस दीवार का आपको डायमेंशन दिया होगा और आपको जो ईंट होगा उसका डायमेंशन दिया होगा। तो हर केस में आपको क्या करना है, जो आपका जिस जगह पे आपको ईंटें लगानी है या टाइल्स बिछानी है उसका डायमेंशन, ठीक है, बट्टे जो वो ईंट या टाइल है उसका डायमेंशन। डायमेंशन समझते हो ना? जैसे अगर मैं रेक्टेंगल के केस में बात करूंगा तो रेक्टेंगल के केस में क्या होगा, रेक्टेंगल के केस में होगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। अगर दीवार के केस में बात करूंगा तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है। लेकिन उसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे जो हॉल की लंबाई है वो 12 मीटर गुणा 10 मीटर दे रखी है आपको, और जो टाइल का दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। तो यूनिट आप देखेंगे कि ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है। तो आपका पहला काम ये होगा कि इसकी यूनिट को सेम करना, या तो दोनों को मीटर में चेंज कर लो या दोनों को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना आसान है क्योंकि गुणा 100 करना पड़ता है ना। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर हो गया। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर और 12 मीटर इंटू 10 मीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो ये हॉल का है, हॉल को हम लोगों ने 12 मीटर को अगर हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर में तो ये 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 10 मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो अब हमें क्या करना है, जिस जगह हमको टाइल बिछानी है उसका डायमेंशन यानी 1200 यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, बट्टे जो आपकी टाइल है उसका डायमेंशन यानी 10 गुणा 8। बहुत आसान है, 0 से 0 आप कट कर दिया आपने, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 0 0, 2 पंजे 10 और 0, ये हो गया 5 तियां 15, 0 0 0, यानी 15,000 ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। यानी कितनी टाइल्स चाहिए होंगी, कितनी स्लैब्स चाहिए होंगी? 15,000 टाइल्स हमको चाहिए होंगी, ठीक है। समझ में आ गया? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 150% इज इक्वल टू, ठीक है बेटा। तो आप परसेंटेज पढ़ो उससे पहले, सबसे पहले तो परसेंटेज कैसे करते हैं भाई हम? तो परसेंटेज के लिए क्या होता है, 150%, है ना। 150% का क्या मतलब है? अगर मैं बात करूं 1%, तो 1% क्या होता है? 1/100 होता है। तो यानी बेटा 150% कितना हो जाएगा? 150% हो जाएगा 150/100, है ना। तो 0 से 0 कट जाएगा, और ये आपका 15 या 10 है तो 5 से कट जाएगा, 5 3 सा, अच्छा इसको कट मत करो, देखो ये क्या आया हमारा, तो कट मत करो, ये आया 15/10 आ गया। तो अगर नीचे 10 होता है तो जो पॉइंट होता है वो कहाँ लग जाता है? एक के बाद, यानी 1.5 हमारा आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगर ये 10 वाला कंसेप्ट किसी को नहीं पता है तो आप इसको 15 को 10 से डिवाइड कर लो सीधे सीधे, है ना। तो 10 एक कम 10 हो गया, नीचे आ गया 5.0, ठीक है, 10 पंजे 50, ठीक है। तो 1.5 ऐसे भी अपना आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करना इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी में मैं इसको पूरी तरह से आपके लिए ट्रांसलेट करूंगा। क्वेश्चन आपका क्या है? अ फ्रूट सेलर बाइज लेमन्स एट 2 for ₹1 and sells them at 5 for ₹3, but is his profit percentage? तो अब बेटा इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रॉफिट परसेंटेज आना जरूरी है सबसे पहले, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं। क्या होता है प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला? प्रॉफिट परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। नाउ अब a fruit seller buys lemon at 2 for ₹1 and sells them at 5 for ₹3। अब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। क्या करा उसने? उसने खरीदा अलग रेट पे और बेचा अलग रेट पे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें कॉस्ट प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो किन्हीं कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स का ही हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा और उन्हीं का सेलिंग प्राइस। जैसे कि मान लो यहाँ पे उसने खरीदे क्या है, 2 for ₹1 यानी ₹1 के 2 लेमन खरीदे हैं, और यहाँ पे सेल देम 5 for ₹3, 5 लेमन ₹3 के। तो यहाँ पे 2 लेमन है, यहाँ पे 5 लेमन है। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें एक फिक्स अमाउंट चाहिए होगा, ठीक है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, देखो ध्यान से। हम सबसे पहले लिखते हैं सीपी और लिखते हैं एसपी। तो सीपी का मतलब उसने जब खरीदा, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, है ना। यहाँ पे आप हिंदी में लिख सकते हो
क्रय मूल्य और यहाँ पे विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या है, 2 फॉर अ रूपी, यानी 1 रुपए के उसने 2 खरीदे, है ना, 1 रुपए के 2, यानी 2 लेमन कितने रुपए खरीदे, 1 रुपए का खरीदा। और बेचा कितना, 5 लेमन 3 रुपए का बेचा, है ना, 5 लेमन 3 रुपए का बेचा। लेकिन या तो हमें 2 लेमन का सीपीएसपी चाहिए होगा, या तो हमें 5 लेमन का सीपीएसपी चाहिए होगा, या किसी एक और नंबर का चाहिए होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम 2 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 10 हो गया। तो इसको 10 बनाने के लिए ऊपर वाले को 5 से गुणा करना पड़ेगा और इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो अगर इसको कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, ध्यान से देखना, जो ये वाली वैल्यू है 5 दूनी 10, यानी 10 लेमन का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 5 रुपए हो जाएगा, और 5 दूनी 10 लेमन का जो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होगा वो 6 रुपए हो जाएगा। आसान है ना, 6 रुपए हो गया। 10 लेमन का क्रय मूल्य 5 रुपए, 10 लेमन का 6 रुपए। मैंने 10 किया क्यों, आप कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, मतलब अगर आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है तो किसी एक ही वैल्यू का सीपी चाहिए होगा और उसी वैल्यू का आपको एसपी चाहिए होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है, सेलिंग प्राइस भी है। ये हमारा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य है, ये हमारा विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 1 रुपए का है भाई, 5 रुपए में खरीदा, 6 रुपए में बेचा, तो फायदा 1 रुपए का हुआ ना। तो फॉर्मूले में रख दो 1 बट्टा कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 रुपए गुणा 100, तो 5 दूनी 10, यानी 20% हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आ गया ना, एक बार दोबारा देख लेना, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3, 4, 5, 6। बहुत आसान क्वेश्चन है। हिंदी में अगर मैं बात करूं, इन चारों में से वो कौन सा नंबर है जो 3, 4, 5 और 6 सभी से डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ मत करो, एलसीएम मत निकालो, कुछ मत करो, ठीक है ना, सिंपली क्या करो, एक एक करके चेक करो। जो 36 है तो 36 3 से डिवाइड होता है, 4 से होता है, 5 से नहीं होता, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर 60 है, 60 3 से हो जाता है, 4 से भाग करके देख लो हो जाता है, 5 से देख लो हो जाता है, 6 से हो जाता है, देख लिया, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया, हमें आगे करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो सिंपली एलसीएम वगैरह निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 500 eggs in a box, 3 by 25 got broken, 4 by 5 of the remaining eggs were sold, the number of eggs left is। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है। देखो देयर आर 500 eggs in a box, तो एक बॉक्स में कितने अंडे हैं बेटा, 500 अंडे हैं। कितने अंडे हैं, 500 अंडे। हिंदी में समझ लो पहले, एक बॉक्स में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, है ना, 4/5 रिमेनिंग जितने बचे उसके 4/5 बिक गए। तो अब कितने अंडे बचे हैं ये आपको निकालना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 500 अंडे थे, इसमें से 3/25 टूट गया, तो कितने टूटे हम वो निकाल लेंगे, गुणा 3/25 करेंगे, है ना। तो गुणा 3/25 किया तो 25 दूनी 50 हो गया, 0 3 दूनी 6 60, यानी 60 अंडे वो हैं जो टूट गए, यानी ये 60 अंडे टूट गए। तो बेटा अगर 60 अंडे टूट गए तो बच्चे कितने, 500 माइनस 60, यानी 440 अंडे बचे। क्या, 440 अंडे बचे। अब वो कह रहा है कि 4/5 ऑफ द रिमेनिंग बिक गए, यानी 440 में से जितने जो 4/5 है, यानी 440 का जो 4/5 है वो बिक गए, है ना, बिक गए। तो 5 से इसको कट करो। अब जब 5 से इसको आप कट करोगे तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 अट्ठा 32, 4 अट्ठा 32, 34 35, 352 अंडे बिक गए। तो बचे कितने ये आपसे पूछा गया है। तो 440 में से आप 352 को माइनस करेंगे, 10 में से 2 गया 8, ठीक है, 3 में से 5 गया 8, तो ये आपका हो गया 88, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा।